हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ वी में। आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है कार्यपालिका भाग 5। इससे पहले हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A भी देख चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए कार्यपालिका का ये कुछ ये दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए। ये चार्ट है एक कि कार्यपालिका के बारे में, वो देखिए। कार्यपालिका देखिए संसदीय सरकार की व्यवस्था। इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में देखिए निर्माण, संघ की कार्यपालिका किससे किससे निर्मित होती है। तो ये देखिए राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी, ये जो है संघ की कार्यपालिका में होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इतने लोग हैं राज्य की कार्यपालिका में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान। देखिए इसके बारे में डिटेल देखिए कि भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। जहां एक तरफ अनुच्छेद 74 और 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद, देखिए इसके बाद से राज्य का दिया है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 और 164, देखिए संघ में 74 और 75 और राज्य में 163 और 164 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होता है एवं संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी यूरोप महाद्वीप पूरा देखा है, अब इसके बाद मैं अफ्रीका स्टार्ट करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़रूर जाके देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। संविधान के भाग 5 में देखिए, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। मतलब भाग 5 में, एक तो संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद कितना है, वह है 52 से 78 तक, जो है संघ का, मतलब संघ हो या केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। तो वही राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग देखिए ये 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा, ये 52 से 78 केंद्र है और 153 से 167 राज्य है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऊपर चार्ट में आप लोग देख चुके हैं, देखिए वही नीचे यह रिटन फॉर्म में दिया है कि जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी से मिलकर होता है, वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है। नेक्स्ट देखिए, संघीय कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूंकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसलिए कार्यपालिका स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझते हैं। चलिए देखते हैं, इनको दिया है कि मतलब संघ का अलग और राज्य का अलग अलग रूप में समझना है। तो देखिए पहले है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में देखिए द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो इसका देखिए कि भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि जितने जितने लोगों से मिलकर बनता है उनका डिटेल देखिए। तो पहले हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में देखिए क्या है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। देखिए आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। 53 जो है अपने शक्तियों का प्रयोग से रिलेटेड है इसमें, और 52 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अब देखिए निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ये देखते हैं।
शामिल होने वाले सदस्य और शामिल न होने वाले सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों मतलब आप समझ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो है दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो शामिल होते हैं। और संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए ये इसी स्टेटमेंट में ये निहित है। अगर निर्वाचित शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि मनोनीत नहीं शामिल होंगे, इसलिए जो है मनोनीत नहीं शामिल होते हैं, निर्वाचित केवल शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो भी राज्य की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसमें भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं विधानसभा के। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें जो नहीं लेते हैं, राज्य विधान परिषदों द्विसदनी विधायिका के मामले में के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। देखिए विधानसभा और विधान परिषद अलग अलग है। जैसे केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह राज्य में है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के न निर्वाचित भाग लेते हैं न मनोनीत भाग लेते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, केवल विधानसभा के भाग लेते हैं, उसमें भी केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। नेक्स्ट देखिए दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये जो दो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें केवल जो है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि देखिए इसमें दिया है न कि मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अगर कोई सभा विघटन हो चुका है तो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व तो समान रूप से होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। चलिए इसका पॉइंट देखते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। देखिए एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जो प्रत्येक एमएलए होते हैं राज्यों के, उनका एक अलग अलग मूल्य होता है उनके वोटों का। देखिए कैसे निकाला जाता है। एक विधायक के मत का मूल्य देखिए क्या है, इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब जितनी राज्य की जनसंख्या है, और अपान राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, मतलब जितनी जनसंख्या और जितने उसमें निर्वाचित सदस्य हुए हैं गुणे 1/1000। मतलब इससे इनका जो है निकाला जाता है उनके मतों का मूल्य जो राज्य का होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। देखिए ये तो था एमएलए का, मतलब विधायकों का था। अब सांसद के जो मत का मूल्य है वो क्या है वो देखिए। इसमें देखिए सांसद के मतों के मूल्य का जो कैसे निकालना है कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपान संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, मतलब जो विधायकों के मतों का मूल्य है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या को से भाग देना रहता है। देखिए चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। अब कोटा का देखिए कैसे निकाला जाता है। कोटा का यहाँ पे देखिए रूल है, कोटा इक्वल टू कुल वैध मत अपान कुल पद प्लस 1 और प्लस 1। इस तरीके से जो है कोटा निकाला जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। देखिए जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद होता है वह हाई कोर्ट में नहीं होता है, केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में होता है, और वही उसका निर्णय अंतिम होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उसके बाद इसमें है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो भी दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करता है। जैसे देखिए राष्ट्रपति चुनाव में 4 लोग हैं, 4 लोग चुनाव में हैं, तो उनका जो है वरीयता क्रम रखा जाएगा कि किसको आप पहले पे रखना चाहते हैं, किसको को दूसरे पे रखना चाहते हैं, तीसरे पे। इसमें वोट नहीं दिया जाता है कि चलो इनका है तो इनके पे जैसे अंगूठा लगा दो,
तो ऐसा नहीं होता है, इनमें वरीयता क्रम दिया जाता है कि किसको पहले पे आपको रखना है, किसको दूसरे पे रखना है, किसको तीसरे पे रखना है, किसको चौथे पे रखना है। तो वह ये मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम लिखते हैं। प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत पर के आधार पर होती है। मतलब जिसको पहला ज़्यादा मिला रहता है उसके आधार पर उसी को किया जाता है, वही बनेगा राष्ट्रपति। उम्मीदवार को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। मतलब अगर प्रथम वरीयता वाले को कम मिला है और द्वितीय को मतलब ज़्यादा मिला है, देखिए द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले, द्वितीय चरण में भी जब चुनाव होता है और प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द कर उसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त करता तब तक चलती रहती है। जब तक निर्धारित मत एक इंसान को नहीं मिल जाता तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का मत रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर, माने निर्वाचक मंडल के किसी का सदस्य कोई ऐसा सदस्य जिसका पद रिक्त है, खाली है, वो राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। मतलब जो नहीं है वो कैसे दे सकता है, तो वो न्यायालय में चुनौती नहीं देगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। अगर कोई राष्ट्रपति मानिए को उसके नियुक्ति अवैध है और वो अपने पद में रहते हुए जितने भी कार्य किए हैं वो कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा। अगर उसको हटा भी दिया जाता है, उससे पहले जो भी काम किया उसको अवैध नहीं माना जाएगा, वो प्रभावी रहेंगे, भले उससे हटा दिया जाए अपने पद से। चलिए राष्ट्रपति की पदावधि देखिए, इसमें आर्टिकल 56 में दिया है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में क्या है। तो राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56, यह पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक लागू होती है। इसका पद जो है जिस दिन अपना पद धारण करते हैं राष्ट्रपति उससे 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति अपना पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मानिए महाभियोग की प्रक्रिया आती है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उनके पद 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा तब तक देखिए राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से ही आप लोगों को देख लिए। अब देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले। मतलब 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी। देखिए अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है या फिर उसके पद से हट जाता है तो वह तब तक अपना पद धारण किया रहेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर न आ जाए। तो ये भी इसमें प्रावधान है। अब देखिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, ये देखिए आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, उसमें कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन नहीं होगा। अमेरिका का देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। मतलब देखिए अमेरिका का प्रावधान दिया, भारत में तो आप कितना भी बार चाहें तो निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। जो राष्ट्रपति चुनाव होना रहता है तो उसकी अधिसूचना जो है चुनाव आयोग द्वारा जारी होता है। देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी इसमें दिया है भाग 5 में वो मैं बताऊंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।